नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से पर्यावरण अध्ययन की क्लास में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 9 क्लासेस अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट कर ली हैं। आज आपके लिए 10वीं क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास में व्यवसाय, कृषि और मृदा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए उन सभी का अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ डिस्कस कराया जाएगा। इसीलिए सभी लोग नोट्स अपने जरूर बनाएं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दोस्तों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें, जिससे सभी प्रशिक्षुओं तक यह वीडियो पहुंच सके और उनका भी हित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यवसाय, कृषि और मृदा, इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर देखने को मिले, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो फसल क्या होती? भारत जो है यहाँ पर ज़्यादातर लोग कृषि पर अपना जीवन यापन करते हैं, कृषि के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखेंगे हमारे भारत देश में कौन कौन सी फसलें होती हैं, कितने प्रकार की फसलें होती हैं, उनका टाइमिंग क्या होता है, उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। पहली है रबी की फसल, दूसरी है खरीफ की फसल, तीसरी है जायद की फसल। कितने प्रकार की बोई जाती हैं? 3 प्रकार से फसलें बोई जाती हैं। ठीक, तो अब पहले देखेंगे रबी की फसल का टाइमिंग क्या है, किस टाइम यह बोई जाती है, किस टाइम काटी जाती है, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो रबी की फसल का बोने का समय क्या है? अक्टूबर से नवंबर, याद रखेंगे, अक्टूबर से नवंबर। और काटने का समय क्या है? मार्च से अप्रैल। इसके बीच में यह फसल काटने स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बोने का समय है अक्टूबर से नवंबर। उसके बाद इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? इसके अंतर्गत अक्टूबर से अप्रैल के बीच में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो गेहूं है, चना है, मटर है, जौ है, सरसों, मसूर, धनिया, कई सारी फसलें होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेहूं कौन सी फसल है, उसका टाइमिंग क्या है, किस टाइम ये बोई जाती है, किस टाइम काटी जाती है। तो यह रबी के अंतर्गत आती, रबी की फसल के अंतर्गत आती, क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा है खरीफ की फसल, इसके बोने का टाइम क्या है? जून से जुलाई, और काटने का समय नवंबर टू दिसंबर। और इसमें क्या क्या फसलें हैं? धान, गन्ना, तिलहन, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी फसलें इसमें बोई जाती हैं। लास्ट है जायद। तीसरी फसल क्या है? जायद की फसल, इसका टाइमिंग क्या है? मई से जून, काटने का समय जुलाई अगस्त। और इसमें क्या क्या? ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, सब्जियां, ये तरोई सब्जियां जितनी भी होती है इस टाइम इसी सीजन में बोई जाती हैं जायद की फसल में। तो रबी, खरीफ, जायद, ये तीनों फसलें, इनके बारे में अच्छी तरीके से आप हमारे हिसाब से तो आप पेन कापी उठा करके नोट डाउन कर लीजिए, उससे आपको हमेशा परमानेंट याद रहेगा। नोट डाउन करने से जितनी अच्छी तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएगा, ऐसे आपके माइंड में नहीं बैठेगा, भूल जाएंगे आप याद रखेंगे। रबी की अक्टूबर से अप्रैल, अक्टूबर नवंबर और अप्रैल मार्च, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की जून से दिसंबर, जून जुलाई से दिसंबर, इस तरीके से याद रखिए। जायद की मई से अगस्त, मई जून में ये बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है। लगभग 3-3, 4-4 महीने का अंतर होता है। समझ में आए? फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक फसल बोई जाती है नकदी फसल जिसे बोलते हैं, एक फसल और बोई जाती है जिसे हम कहते हैं नकदी फसल। जो फसलें क्या होती हैं? व्यापारिक दृष्टिकोण से बोई जाती हैं। किस दृष्टिकोण से बोई जाती हैं? व्यापारिक दृष्टिकोण से बोई जाती हैं। ऐसी फसलें जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बोई जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? नकदी फसलें कहते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है कि मतलब उससे कुछ न कुछ प्रॉफिट हो, उन्हें व्यापार की दृष्टि से बोया जाता है। जैसे क्या होता है? मेंथा ऑयल, आलू, मूंगफली, गन्ना आदि। ये फसल जो होती मेंथा ऑयल है, इसका यूज़ आप नहीं कर सकते, इसे सिर्फ आप व्यापारिक
तौर पर ही यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं यूज़ होता है थोड़ा सा, लेकिन इसका आप व्यापारिक रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। मेंथा ऑयल, पिपरमिंट जिसे बोलते हैं, आलू है, इसका आप व्यापारिक भी यूज़ कर सकते हैं और घर में भी यूज़ कर सकते हैं, व्यापार की दृष्टि से भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ में? मेंथा ऑयल ऐसी फसल होती है जिसका आप व्यापारिक दृष्टिकोण से यूज़ करते हैं, उसे आप व्यापारिक दृष्टिकोण से ही प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप उसका यूज़ नहीं करेंगे कोई भी। फिर नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन है देख लेंगे कृषि से संबंधित। टपक विधि से कृषि की जाती है। टपक विधि से कृषि कहाँ की जाती है? मध्यवर्ती भारत में। कहाँ पर की जाती है टपक विधि से? मध्यवर्ती भारत में। फिर है सोपान प्रकार की कृषि। किस प्रकार की कृषि? सोपान प्रकार की कृषि। यह कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ी इलाकों में। झूम की खेती, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था। झूम की खेती कहाँ पर की जाती है? पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत में मेघालय, मिजोरम, असम, कई सारे पूर्वी भारत में राज्य पड़ते हैं, वहाँ पर यह खेती की जाती। इस खेती को क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वनों की कटाई करने के बाद मिट्टी को उपजाऊ बना करके उसमें ढाल बनाए जाते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ अगर उसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है तो दूसरी जगह जा कर के वहाँ पर इसी तरीके से खेती करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। समझ में आए? फिर है भारत में सर्वाधिक सिंचाई का साधन है। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस साधन से की जाती? कुआं एंड नलकूप। कितने %? 55.9% भारत में सिंचाई किसके जरिए होती है? कुआं और नलकूप के जरिए होती है, याद रखेंगे। और देश में सर्वाधिक नलकूप और पंपसेट वाला राज्य कौन सा है? जहां पर पंपसेट और नलकूप का प्रयोग करके सिंचाई होती है, कौन सा है? तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तमिलनाडु 18%, महाराष्ट्र 16%। समझ में? ये है 16% और ये है आपका 18%, मतलब 18% नलकूप और पंपसेट वाला राज्य है, यहाँ इससे सिंचाई होती है, इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलकूपों की सघनता वाला प्रथम राज्य, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नलकूप पाए जाते हैं, वो कौन सा राज्य है भैया? ये अपना क्या है? यूपी। यूपी अपना ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नलकूप की व्यवस्था होती है। समझ रहे हैं? फिर नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। तालाब से सिंचाई करते हैं, और तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है? विश्व में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल वाला देश। ट्यूबवेल वाला देश क्या है? भारत। भारत में हर जगह, हर खेत में ट्यूबवेल आपको दिखेगा, सभी लोगों के पास ट्यूबवेल की व्यवस्था होती है, इससे सिंचाई की जाती है। समझ में आए? फिर आगे क्या देखेंगे? क्रांतियाँ। कृषि के क्षेत्र में कई सारी ऐसी क्रांतियाँ हुई हैं जिसको बढ़ावा देने के लिए क्रांतियाँ की गई। हर जगह पर क्रांतियाँ ही की जाती हैं, तभी उस क्षेत्र में बढ़ावा उत्पन्न होता है, ऐसे कहीं कुछ नहीं होता। इसलिए क्रांतियाँ लाना ही जरूरी होता है हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे हिस्ट्री के क्षेत्र में, चाहे जिस भी क्षेत्र में अगर क्रांतियाँ नहीं आएंगी तब वह क्षेत्र नहीं बढ़ेगा। तो ये कृषि के क्षेत्र में कई सारी क्रांतियाँ देखने को मिली हैं। तो कुछ प्रमुख क्रांतियाँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी गई, उन सभी का अच्छी तरीके से आपको डिस्कस कराया जाएगा। तो पहली क्रांति है हरित क्रांति। सबसे इम्पोर्टेंट क्रांति है हरित क्रांति। फसलों से संबंधित है। इसमें क्या था? कृषि का उत्पादन बढ़ाने को बढ़ावा दिया जाता था। इसमें कृषि का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति चलाई गई। वो कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। इसका सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम गॉड। किसने किया था? याद रखेंगे, विलियम गॉड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है? विश्व में हरित क्रांति का जनक। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आप पहले अच्छी तरीके से पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए। विश्व में पूछ रहा है, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक। उसके बाद आगे अभी क्वेश्चन आपको दिखेगा, भारत में हरित क्रांति का जनक।
कहाँ पर? भारत में हरित क्रांति का जनक। तो हरित क्रांति का भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एक क्वेश्चन और है कि ये जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जी थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो बहुत जल्दी हम लोग क्या करते हैं, कृषि के क्षेत्र में लगा देते हैं, तुरंत कृषि का देखा तुरंत टिक कर दिया, आगे बढ़े। लेकिन इनको शांति के क्षेत्र में मिला था, ना कि कृषि के क्षेत्र में। याद रखेंगे, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं दिया गया था। इसलिए अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कृषि वैज्ञानिक तो थे बट इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह जो क्रांति थी, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। या गेहूं की प्रजातियों के क्रांति लाने के लिए, गेहूं की प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसकी कुछ प्रजातियां गेहूं की सोनारा 65, 65, लरमा, रोहो, कई सारी प्रजातियां, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए यह क्रांति चलाई गई थी। सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ चलाई गई थी? पंजाब। कहाँ पर? पंजाब। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? गेहूं। और भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। ये दोनों चीज क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए। विश्व की पूछे तब गेहूं, भारत की पूछे तब चावल। कुछ चीजें होती हैं क्वेश्चन को जल्दबाजी में आते हुए भी गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप पढ़िए। फिर देखेंगे अगली क्रांति क्या आई? श्वेत क्रांति। नाम से स्पष्ट है श्वेत क्रांति आई है, तो श्वेत क्रांति में कुछ श्वेत ही होगा, सफेद ही होगा, है ना। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से, दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध था। सभी को याद रहेगा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब इसके जनक जान लेंगे कि जनक कौन है। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इसके जनक उसी को कहेंगे तो उसको मिल्कमैन बोला ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते थे, मिल्कमैन भी नाम से जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन और है कि ऑपरेशन फ्लड, इन्होंने क्या किया? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसमें दूध डेयरी की शुरुआत हुई। इसी फ्लड के जरिए दूध डेयरी की शुरुआत हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? नेशनल मिल्क डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल मिल्क डे, इनके जन्म दिवस, इनका जब जन्म हुआ था 26 नवंबर, उसी डेट को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। उसी दिवस को, उसी दिन को नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 26 नवंबर 2014 से। याद रखेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 नवंबर 2014 से। समझ आए? फिर देखेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ पर होता है? अपने भैया अपने भारत में होता है। सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? भारत में होता है। याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस मुर्रा, हरियाणा, हरियाणवी भैंस होती है, मुर्रा भैंसें होती हैं, ये सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहीवाल, सभी को पता होगा। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी जमुना पारी, याद रखेंगे जमुना जी, जमुना पारी नामक बकरी है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, जहाँ तक हो सके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सभी का आपको अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाए, जिससे आपका क्वेश्चन एक भी छूटे ना। मैं ये गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ईवीएस की क्लासेस, मेरी सारी क्लासेस आपने देखी, तो 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 25 नंबर 100%, 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए, मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा। कहाँ पर है? हरियाणा में। दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है। भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, अपना भैया उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन राज्य है। खूब पानी मिला कर यहाँ दिया जाता है, समझ में आया? फिर अगली है नीली क्रांति। अगली क्रांति क्या है? नीली क्रांति, जो मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है।
फिर इससे देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पानी यहाँ पर दुग्ध में मिलाया जाता है, हर जगह नहीं मिलाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, इसमें क्वेश्चन देखेंगे सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मछली, जो भाई मछली खाता है उसके मुंह में लार तो आ गई होगी, तो सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मछली रोहू। जो बंदा खाता है उसे पता है रोहू खाई जाती है, सबसे ज़्यादा खाई जाती है। सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मछली क्या है? रोहू। फिर मछली है करंट मारने वाली मछली। करंट भी क्या मारती है सर? करंट मारने वाली मछली कौन सी? टारपीडो, याद रखेंगे, टारपीडो। मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर, याद रखेंगे। फिर एक क्वेश्चन और आपको अभी नजर आएगा, इतना अजीब सा क्वेश्चन लगेगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अजीब लगेगा। कौन सी वास्तविक मछली नहीं? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन सी, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सी इसमें से वास्तविक मछली नहीं है? उसके नाम के पीछे तो फिश लगा हुआ है बट वो मछली नहीं है। देखते हैं, हमने जितनी भी फिशेस हैं, जितनी भी वास्तविक मछली नहीं है, सभी को यहाँ पर कलेक्ट कर दिया है। इतनी आप याद, इससे बाहर कोई मछली है ही नहीं जो वास्तविक मछली नहीं। सिल्वर फिश, नाम तो इसका फिश है लेकिन ये मछली नहीं है। जेली फिश, डेविल फिश, कैटल फिश, क्रे फिश और स्टार फिश। स्टार फिश ये भी एक मछली नहीं है। सिल्वर फिश ये भी मछली नहीं है, ना जेली फिश ये भी मछली नहीं है, डेविल ये भी मछली नहीं है, कैटिल, क्रे ये कोई भी वास्तविकता में मछली है ही नहीं है। इनके नाम के पीछे सिर्फ फिश लगा दिया गया है, समझेंगे बात। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वास्तविक मछली नहीं है तो ये सारी वास्तविक मछली नहीं है। फिर वास्तविक मछली है तो कैट फिश, डॉग फिश। कैट फिश, डॉग फिश, ये क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूज हो जाएंगे, कैट फिश ये क्या? कैट फिश ये कोई मछली है? हाँ मछली है, कैट फिश और डॉग फिश और कुछ होती मछलियाँ जो वास्तविक मछली हैं। इनके नाम से तो नहीं आपको पता चलेगा कि ये वास्तविक मछली है, लेकिन ये कैट फिश, डॉग फिश मछली हैं, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। फिर अगली क्रांति आते हैं, गोल क्रांति। गोल क्रांति, आलू, शकरकंद, याद रखेंगे। गोल मतलब आलू, इस तरीके से याद रखा जाता है, गोल आलू। आलू याद आ जाना चाहिए। आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, हल्दी, जिमीकंद, सभी को पता है ये तना होते हैं, भूमि के अंदर लगते हैं। शकरकंद जो होता है वो जड़ भूमि के ऊपर लगती है। विश्व में सबसे अधिक आलू, पूछ रहा है विश्व में, न कि भारत में। विश्व में सबसे अधिक आलू कहाँ पर होता है? चाइना, याद रखेंगे। विश्व में, चाइना में, और अपने भारत में भैया अपने उत्तर प्रदेश में, अपना राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। चीनी, गन्ना ये भी सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, अपना राज्य उत्तर प्रदेश, जरूर याद रखेंगे। चीनी, गन्ना, आलू ये सभी के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पादित होता है। अभी हमने बताया था दूध, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, समझ में आए? फिर आते हैं नेक्स्ट, लाल क्रांति। सारे कलर्स की क्रांति आ गई है इसमें, कृषि में। तो लाल क्रांति, लाल क्रांति क्या है? टमाटर जैसा लाल होता है, मांस भी लाल होता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? लाल क्रांति। तो टमाटर लाल क्यों होता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन वर्णक के कारण टमाटर क्या होता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण लाल रंग का होता है। टमाटर की होली कहाँ खेली जाती है? स्पेन। भैया कहाँ पर खेली जाती है? स्पेन में, याद रखेंगे। फिर आते हैं अगला, रजत क्रांति। रजत भैया, रजत क्रांति ये कहाँ पर किससे संबंधित है? अंडे के उत्पादन से। रजत क्रांति किससे है संबंधित? अंडे के उत्पादन से। तो भारत में अंडे की टोकरी, क्वेश्चन आया था, भारत में अंडे की टोकरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, एपी। ठीक, अंडे के उत्पादन से है तो अंडा ए, आंध्र प्रदेश, समझ में आया? अंडे से आप याद रखेंगे, अंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? आंध्र प्रदेश। ठीक, अंडा आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, इसके ऊपर की जो परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। किस चीज़ की होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है। 21 दिन के अंदर इस अंडे से चूजा निकलता है, ये भी बातें कुछ याद रखेंगे। अंडे से 21 दिन के अंदर चूजा बाहर आता है,
इसके बाहर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है। समझ में आए? फिर नेक्स्ट क्रांति पर आते हैं, बादामी क्रांति। क्या नाम है? बादामी क्रांति। मसालों के उत्पादन से संबंधित। किससे संबंधित है? मसालों के उत्पादन से संबंधित है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? काली मिर्च को। याद रखेंगे, रानी, इलायची, राजा, काली मिर्च। समझ में आया? माउथ फ्रेशनर। सर ये माउथ फ्रेशनर तो मार्केट में आता है, लेकिन माउथ फ्रेशनर, सौंफ जो होती है, सौंफ जो होती है वो माउथ फ्रेशनर का कार्य करती है। याद रखेंगे, माउथ फ्रेशनर के रूप में कौन सा मसाला का यूज़ किया जाता है? तो वो है सौंफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्रांति, मूक क्रांति। अब जितनी भी क्रांति है उनको आप सिर्फ ये जानेंगे कि किस उद्देश्य से ये चलाई गई थी, बस उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। जितनी भी क्रांति हमने अभी तक ऊपर बताई हैं, जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का हमने अच्छी तरीके से आपको डिस्कस करा दिया है। अब जो क्रांति उनका उद्देश्य पर ध्यान देंगे सिर्फ। मूक क्रांति, मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक। इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्रांतियों की रानी, मतलब सभी पर निगरानी करने वाली, सभी क्रांतियों पर फोकस करने वाली। समझ में आया? अमृता क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। अमृता, अमृत, पानी कैसा होता है? नदियों का अमृत होता है, तो अमृता क्रांति नदियों से संबंधित, नदी जोड़ो परियोजना। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। उर्वरक आपने देखा होगा, खाद जो होती है, उर्वरक होती है, वो भूरी होती है, तो उससे संबंधित क्या है? भूरी क्रांति। फिर पीली क्रांति, तिलहन। सरसों आपने देखा हो कैसे होती? पीली होती, तो पीली क्रांति किससे होगी? तिलहन उत्पादन से। फिर आते हैं पिंक क्रांति। पिंक क्रांति या गुलाबी क्रांति, झींगा मछली और प्याज। प्याज देखा होगा पिंक कलर का होता है, उससे याद रखेंगे ये पिंक क्रांति कहलाती है। ब्राउन क्रांति, भूरी क्रांति, गैर परंपरागत ऊर्जा, चमड़ा। कलर देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा और चमड़ा, ये सब भूरे कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, तो ये ब्राउन क्रांति होती है। बायोडीजल, बायोडीजल, कृष्ण क्रांति। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन। फल जो होते हैं सब सुनहरे होते हैं, सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन। सेफ्रॉन क्रांति, केसर उत्पादन। काली क्रांति, कोयला, काला तो काली क्रांति, पेट्रोलियम। फिर है सूर्योदय क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। किससे? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। कौन सी क्रांति है? सूर्योदय क्रांति। फिर आते हैं भारत की मिट्टियाँ। भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ, कितने प्रकार की मिट्टियाँ, कहाँ पर क्या उत्पादन होता है, कहाँ पर क्या, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इसमें देखेंगे। भारत की मिट्टियाँ, भारत में 8 प्रकार से मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 6 प्रकार भी आपको दिखेगा। कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से इसे 6 प्रकार की मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। वैसे तो 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिखा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली। अपना भैया नई दिल्ली। मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत है? पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। किसके अंतर्गत? मृदा विज्ञान के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फिर केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, ये कहाँ पर है? जोधपुर में 1953 में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, जोधपुर। फिर भारत की मिट्टियों को अभी हमने बताया 8 प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक। अब आते हैं मिट्टियों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मिट्टियों से देखने को मिले हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, ये चीज़ हमेशा बात याद रखना। जलोढ़ मिट्टी जो क्या होती है? गंगा यमुना के नदियों द्वारा, उत्तरी भारत के मैदानी भागों गंगा यमुना के नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है, जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक, ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी पाई जाती है, 33% भाग पर ये पाई जाती है। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इसकी क्या होती? कमी होती है, और इसमें पोटास की अधिकता होती, तभी ये उपजाऊ होती है। समझ में आया? याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और पोटास की अधिकता होती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक। यह 2 प्रकार की होती है, खादर, बांगर।
खादर बांगर। खादर जो होती है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है वो खादर होती है, और जो बांगर होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो खादर होती है वो नवीन मिट्टी। जब नवीन मिट्टी होगी, जब उसमें कोई फसल नहीं बोई जाएगी, शुरुआत की मिट्टी होगी, तो वह उपजाऊ होगी। तो खादर जो होती है बांगर की अपेक्षा ज़्यादा उपजाऊ होती है, याद रखेंगे। खादर मिट्टी जो होती है ज़्यादा उपजाऊ होती है बांगर की तुलना में। बांगर जो होती है, जब फसल बो दी जाती है, बुआई कर दी जाती है, तब वो पुरानी हो जाती है, तब उसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। तो याद रखेंगे, खादर नवीन है तो नई मिट्टी, कोई नई चीज़ होगी तो ज़्यादा उपजाऊ होगी, जाहिर सी बात है, याद रखेंगे। अब देखेंगे इसमें फसलें कौन कौन सी उगाई जाती है। धान, गेहूं, तिलहन, मक्का, आलू आदि कई सारी फसलें हैं जो यहाँ उगाई जाती हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट देखेंगे काली मिट्टी। वाह, काली मिट्टी, इसका निर्माण कैसे होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाले बेसाल्ट चट्टानों से टूटने से होता है। कैसे होता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो बेसाल्ट जो चट्टानें बन जाती हैं, उससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो काला रंग है वो क्यों होता है। काला रंग का कारण है टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट। टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का रंग ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्लैक होता है। यह खेती के लिए, कौन सी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। किस खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, काली कपास वाली मिट्टी। काली कपास वाली मिट्टी क्या कहते हैं, काली कपास वाली मिट्टी, याद रखेंगे। यह मिट्टी अब पाई कहाँ पर जाएगी, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट मिट्टी देखते हैं, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में क्या होती है अधिकता, जिसके कारण यह लाल होती है। इसमें क्या होता है, सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। किसकी किसकी, सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही इसका रंग क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, इसका रंग रेड होता है। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें जब अम्लीय प्रकृति की होगी तो जाहिर सी बात है उसमें कोई भी फसल तैयार नहीं होगी। इसलिए यह उर्वरता विहीन होती है, जिसे बंजर भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो लाल मिट्टी जो होती है वो बंजर भूमि होती है। उसमें लाल मिट्टी जो बंजर भूमि होती है उसमें कोई भी फसल नहीं हो सकती, क्योंकि अम्लीय होगी तो फसल कैसे होगी। ठीक। एक चीज और होता है, अगर इसे आप चूने का इसमें प्रयोग करते हैं, इसमें इस मिट्टी में क्या करते हैं, चूने का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। चूने का इस्तेमाल करके इसकी उर्वरता आप बढ़ा सकते हैं। जब चूने की उर्वरता बढ़ जाएगी मिट्टी की, तब गेहूं, दाल, मोटे अनाज आदि इसकी खेती की जा सकती है। समझे। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन जगहों पर इसकी खेती, इस मिट्टी पाई जाती है, या मिट्टी इन जगहों पर पाई जाती है। फिर नेक्स्ट मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट। कौन सी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी। इसमें क्या होता है, आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, मतलब आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। इस मिट्टी में आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। चाय, काफ़ी, मसाला, काजू, ये सभी के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। तो याद रखेंगे, चाय जो आप पीते हैं, कॉफ़ी आप पीते हैं, काजू जो खाते हैं, ये सभी लेटेराइट मिट्टी में उगाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी। क्या है, रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी। रेतीली है तो शुष्क क्षेत्रों में ये पाई जाएगी, जाहिर सी बात है। इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ होगा, राजस्थान में होगा। इसमें कौन सी फसलें, ज्वार, बाजरा, सरसों, मोटे अनाज की खेती होती है। जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है, ये वहाँ पर बंजर होते हैं। अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तब वहाँ पर खेती होगी, अन्यथा वहाँ बंजर ही पड़ा रहेगा। समझे। फिर अगला है वनी मिट्टी। वनी मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ठीक। अब यह कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, एमपी, सिक्किम में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, सेब, जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता सेब होते हैं, नाशपाती के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। समझ आए। फिर नेक्स्ट है दलदली मिट्टी।
कौन सी मिट्टी है? दलदली मिट्टी। जैविक मात्रा की इसमें ज़्यादा अधिकता होती है। जब दलदली है तो जाहिर सी बात है कि यह आर्द्र प्रदेशों में पाई जाएगी। कहाँ कहाँ पाई जाती है देखते हैं। उड़ीसा के तटीय वन में, सुंदरवन के डेल्टाई भागों में, तमिलनाडु तथा केरल के तटीय भागों पर पाई जाती है। देखिए, मिट्टी से क्वेश्चन यही आता है कि इस मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, या मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। और क्वेश्चन इससे जानकारी के लिए आपसे पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, कहाँ पाई जाती है, क्या कारण होता है, इसमें कौन सी फसल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे। इसमें अधिकता किसकी होती है, किस कारण ये लाल होती है, किस कारण ये काली होती है, ये सब क्वेश्चनों पर आप ज़्यादा फोकस करिए। फिर नेक्स्ट लास्ट मिट्टी है लवण युक्त व क्षार युक्त मिट्टी। लवण युक्त व क्षार युक्त मिट्टी है। इसमें क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की अधिक मात्रा होने के कारण यह क्या होती है, अनुत्पादक होती है। इसमें कोई भी फसल नहीं तैयार की जा सकती, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया लवण युक्त है। लवण की अधिकता होने से उसमें कोई भी फसल नहीं उपजाई जा सकती। तो क्षार युक्त है, क्षार युक्त, लवण युक्त, इसमें कोई भी फसल नहीं उगाई जाती, क्योंकि इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी सबकी अधिकता होती है। इससे यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है सभी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं कोई त्रुटि दिखी, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, अपना सुझाव ज़रूर बताइए, या टेलीग्राम पर कमेंट करिए। कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर आप शेयर ज़रूर करिए। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसकी PDF उपलब्ध वहाँ पर करा दी जाती है। तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।